आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि जो लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है, जिसे हम लोग कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कहते हैं, आखिर वो है क्या और इसमें कितने स्तर हैं या कितने लेवल्स हैं और कितने स्टेजेस हैं। आज इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे और उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि आखिर जो कोलबर्ग का जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट का, आखिर वो है क्या। एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, ठीक, ये कहाँ के हैं, तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जो कि शिकागो शहर में अपने कार्य को करते हैं, जिन्होंने क्या किया है, नैतिक विकास का एक प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक, नैतिक मतलब मोरल, मोरल का मतलब आप समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो मोरल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ठीक, कि सही क्या है फिर गलत क्या है। तो इसका एक प्रभावशाली इन्होंने क्या किया, थ्योरी दिया है। तो यह सिद्धांत इस बात पर क्या करता है, केंद्रित करता है कि बच्चे और वयस्क कैसे सही और गलत के बारे में सोचते हैं और नैतिक निर्णय लेते हैं। तो यह इस चीज़ पे बल दिया गया है, या इस चीज़ को इन्होंने बताया है कि आखिर जो बालक है या जो बच्चे हो गए या फिर जो वयस्क है या जो एडल्ट हो गए, आखिर वो जब सही और गलत में जब फ़र्क करते हैं, तो आखिर उनके निर्णय किस प्रकार से होते हैं, वो कैसे सोचते हैं, उनका तर्क वितर्क क्या रहता है। तो इस चीज़ को इन्होंने क्या किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको क्लियर किया है और अपना फिर जो इसमें 3 लेवल और इसके 3 लेवल के हर लेवल में 2-2 स्टेजेस दिए हैं। तो कोलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास का है, जो कोलबर्ग क्या मानते हैं कि जो मोरल डेवलपमेंट है वह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो पूरे जीवन काल में चलती रहती है। तो ये चरणबद्ध है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हमारा जो भी वहाँ नैतिक विकास है या मोरल डेवलपमेंट होता है, सही क्या है गलत क्या है, तर्क वितर्क करने का एक जो प्रोसेस है, या एक लेवल के अनुसार चलता है। मतलब मान लीजिए कि आप छोटे हैं तो वहाँ पे कुछ और तर्क कर रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं तो कुछ और तर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, एक चरण अनुसार मतलब स्टेज वाइज इसको डिवाइड किया गया है। फिर उन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत को 3 स्तरों में, है ना, कितने लेवल्स में, लेवल्स मतलब स्तर, 3 लेवल्स में इसको बांटा है और प्रत्येक स्तर में क्या किया है, 2-2 स्टेजेस दिया है। जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 लेवल हो गए और प्रत्येक में क्या किया है, 2-2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 6 चरण हो गए और लेवल कितने हो गए, स्तर कितने हो गए, 3 हो गए। तो उन्होंने एक प्रसिद्ध हिंज की दुविधा या जिसे हिंज डिलेमा का उपयोग करके जो नैतिक तर्क है उसका अध्ययन किया था। तो हिल जो यहाँ पे जो आपको हिंज की दुविधा दिख रही है, आखिर ये है क्या। तो हिंज क्या है, एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी को क्या रहता है, कैंसर रहता है ना, उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित रहती है। अब उसे बचाने के लिए क्या है, जो डॉक्टर है वो बहुत ही महंगी दवा लिखता है। और जब डॉक्टर महंगी दवा लिखता है तो वो उसको आसानी से मिल नहीं पाती। किसी दुकान पे वो जाता है तो उसको उसका 10-20 गुना ज़्यादा उसके पैसे वह मांगता है। तो वो क्या करता है, वो महंगी दवाई को उस दुकान से चोरी कर लेता है, चोरी करना उसको पड़ जाता है। तो कोलबर्ग्स फिर क्या करते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न वो बच्चों से कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलबर्ग्स ने लोगों से पूछा या व्यक्तियों से पूछा या बच्चों से पूछा कि क्या हिंज को दवा चुरानी चाहिए थी। जो हिंज जो व्यक्ति था जिसकी पत्नी को कैंसर था, तो उसने जो दवा चुराई क्या वह सही था। और उनके जवाबों को क्या किया, तर्क के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का विकास किया। तो जैसे जैसे उनको जवाब मिले तो उसके अनुसार क्या किया उन्होंने, जो अपना तर्क है, उनके तर्क के अनुसार फिर अपने थ्योरी का वो डेवलपमेंट करते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ सैंपल लिए, जिसमें लमसम 72 या 70 बॉयज़ थे। तो क्या थे, इसमें सिर्फ बॉयज़ को ही उन्होंने लिया, ठीक। और इन बच्चों को क्या किया, मतलब अलग-अलग दुविधाएँ दी और फिर उसके बाद उन दुविधाओं के बाद वह पूछते हैं कि आखिर इस दुविधा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो फिर आगे देखते हैं कि उनके 3 स्तर कौन से और चरण कौन से, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, जिसे हम लोग प्री कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं। तो यह आमतौर पर 4 से 10 वर्ष की उम्र में माना गया है। यह एक क्लियर नहीं है, बट इसको हम लोग मान के चलते हैं कि यह 4 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों में पाया जाता है। लेकिन कुछ वयस्क भी क्या है, इसी स्तर पर रहते हैं। इस स्तर पर क्या है, जो नैतिक निर्णय या बाहरी परिणामों जैसे दंड या पुरस्कार पर आधारित होते हैं। बच्चे सही और गलत को अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके आधार पर क्या करते हैं, वह तय करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से आखिर। तो इसमें पूर्व पारंपरिक नैतिकता या जिसे प्री कन्वेंशनल
कन्वेंशनल मोरालिटी कह रहे हैं, तो इसमें पहला चरण क्या है कि आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास की ओबेडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो आखिर इस चरण में क्या होता है कि व्यक्ति यह मानता है कि जो कार्य दंड से बचाता है वही नैतिक रूप से सही है। मान लीजिए कि आप कुछ सही व्यवहार है जो अधिकारियों जैसे कि माता-पिता, शिक्षक के आदेशों का जो पालन करता है, तो क्या है उसे दंड से बचने में उसको मदद मिलता है। तो इसमें सिंपल सा क्या कहा गया है कि यदि आप किसी का आज्ञा का पालन करेंगे, चाहे माता हो, पिता हो या शिक्षक हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको दंड नहीं मिलेगा। अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो क्या होगा? आपको दंड मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि मुझे अपनी माँ की बात माननी चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे? मुझे डाँटेंगी। तो यहाँ पे क्या है कि आज्ञाकारिता का पालन हो रहा है, अगर वह आज्ञा का पालन नहीं करता है या करती है तो उसे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो यह उस दुविधा पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आखिर वह दुविधा रहेगी, तो उसका तर्कपूर्वक इस एज में यह क्या करते हैं, इस चरण में उसका इस तरह से अपने तर्क का अनुसार तर्क का प्रयोग करके इसको क्लियर करते हैं। फिर दूसरा चरण इसमें जो पूर्व पारंपरिक नैतिकता या प्री कन्वेंशनल में है, इसमें कौन सा चरण है? दूसरा कि व्यक्ति गत हित और विनिमय अभिन्यास, जिसे इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन कहते हैं। तो इस चरण में क्या है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को क्या करता है? प्राथमिकता देता है कि जो भी मेरा व्यक्तिगत राय है या जो मैं कह रहा हूँ वही सही है ना? जैसे कि सही व्यवहार वह है जो व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करता है और बदले में दूसरों की ज़रूरतों को क्या करता है? पूरा करने में मदद करता है। जैसे कि इसे तुम मेरे लिए करो और मैं तुम्हारे लिए करूँगा। इस तरह के जो है इसमें क्या है? मानसिकता भी बनी रहती है, मानसिकता ऐसी होती है। जैसे कि मान लीजिए व्यक्तिगत हित और विनिमय से क्या विन्यास है कि यहाँ पे व्यक्तिगत हित से तात्पर्य है कि अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरी मदद करो, तो तब मैं आपकी मदद करूँगा। तो यहाँ पे व्यक्तिगत हित आ जाता है और विनिमय अभिन्यास से क्या तात्पर्य है कि अदला-बदली, है ना? जैसे कि आप मेरा मदद करोगे तो मैं आपका मदद करूँगा। तो यहाँ पे जो दूसरा चरण है वह व्यक्तिगत हित और विनिमय अभिन्यास इस चीज़ से संबंधित है। अब अगला देखते हैं दूसरा जो इनका लेवल है आ, वह है कन्वेंशनल मोरालिटी। पहला था प्री कन्वेंशनल, अब दूसरा है कन्वेंशनल मोरालिटी। तो इसमें क्या है, ये इसको आम तौर पे हम लोग 10 से इसको 13 वर्ष मानते हैं, ठीक है। प्री कन्वेंशनल को 10 से 13 वर्ष के उम्र के बच्चों को, अधिकांश इसमें वयस्कों में भी पाया जाता है। और इस स्तर पे जो व्यक्ति है वह सामाजिक जो नियम हो गए, जो कानून है और दूसरों की जो भी इच्छाएं हैं उसके अनुसार क्या करता है, वह व्यवहार करने लगता है इस स्टेज में। और व्यक्ति समाज की व्यवस्था बनाए रखने और दूसरों की नज़रों में क्या है, अच्छा दिखने के लिए निर्णय करता है। तो इसमें क्या करता है, देखा देखी काम करता है कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा या कानून का पालन करूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो आखिर इसमें किस तरह से उन्होंने इस चरण को बांटा है देख लेते हैं। तो लेवल 2 जो कन्वेंशनल मोरालिटी है उसमें चरण 3 है कि गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। इससे क्या तात्पर्य है कि इसमें जो आ, इस चरण में व्यक्ति दूसरों की नज़रों में क्या है, अच्छा दिखने के लिए कोशिश करता है ना। इसमें क्या करता है, जो बालक है या व्यक्ति है तो वह क्या करता है, दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखावे की कोशिश करता है और दूसरों क्या करता है, खुश करने के लिए अब नैतिक निर्णय लेता है खुद से कि सही व्यवहार वह है जो दूसरों को क्या करता हो, प्रभावित करता हो और उन्हें पसंद आता हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने अपनी बहन की मदद इसलिए की ताकि लोग मुझे अच्छा लड़का कहे। तो यहाँ पे अच्छा लड़की और अच्छा लड़का से क्या तात्पर्य है कि अगर मैं मदद करूँ तो अच्छा कहलाऊँ। तो यहाँ पे एक जो गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन आता है। फिर अगला है इसी में कन्वेंशनल मोरालिटी में चरण चौथा की कानून और व्यवस्था अभिविन्यास की लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इससे क्या तात्पर्य है कि इसमें इस चरण में जो व्यक्ति है वह समाज के कानूनों और नियमों का सम्मान करता है कि जो मेरे समाज में नियम बने हैं, कानून बने हैं, मुझे उसका सम्मान करना ही करना है। तो सभी व्यवहार वह है जो मतलब उनके द्वारा व्यक्ति क्या मानता है जो इस स्टेजेस में रहता है, तो वह मानता है कि जो मेरे द्वारा जो भी व्यवहार है वह समाज की व्यवस्था और कानून का क्या करे, पालन करता हो। जो समाज हमारा कह रहा हो हम उसी को माने और वही सत्य है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें तो जैसे कि मुझे ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए क्योंकि यह कानून है और समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, जो लॉ और कानून हो गए तो उसका पालन करने पे यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है एक तरीके से। फिर अगला स्टेज देखते हैं कि इसमें जो लेवल है, लेवल 3 उत्तर पारंपरिक नैतिकता, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं। और इसमें या इसका जो 5वां स्टेज है और छठा स्टेज है इसको भी देख लेते हैं। तो 5वां स्टेज है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार अभिन्यास की सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल
राइट्स ओरिएंटेशन। इससे क्या तात्पर्य है कि अब देख लीजिए, सबसे पहले इसमें जो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है या नैतिकता का क्या है, अब उच्चतम स्तर आ गया, जहाँ पे अब जो व्यक्ति है या बालक है अपने उच्चतम जो बहुत ही हाईएस्ट अपने मस्तिष्क का वो यूज़ करेगा, वह सही गलत का फर्क पड़ेगा करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो बहुत कम लोग में यह पाया जाता है ना, जो कन्वेंशनल मोरालिटी है बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इस स्तर पर क्या है, व्यक्ति जो है सार्वभौमिक या जिसे हम लोग यूनिवर्सल जो मोरालिटी होती है वह सिद्धांतों और व्यक्तिगत विवेक के आधार पर वह निर्णय लेता है। तो इस स्तर पर क्या है, उत्तर पारंपरिक नैतिक में कि जो व्यक्ति है या जो बालक है उसमें क्या है, जो मोरालिटी या सोचने समझने की सही गलत को फर्क करने का जो पावर है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रहता है, और वह जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है उस पे वह कार्य करता है और स्वयं का विवेक का वहाँ प्रयोग करता है और उसका निर्णय लेता है। तो इसमें पांचवा चरण जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन, क्या मतलब है कि इस चरण में क्या होता है कि व्यक्ति मानता है कि समाज के नियम और कानून ज़रूरी है। ठीक, लेवल 2 में क्या मान रहे थे कि समाज और का जो कानून बना है वो भी ज़रूरी, बट यहाँ पे क्या है, लेवल 2 में तो माना है कि ज़रूरी है तो पालन करना है, बट लेवल 3 में क्या मानते हैं कि अगर कानून जो समाज के नियम और कानून है वो ज़रूरी है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको लगता है या उसमें कुछ त्रुटि है तो आप क्या कर सकते हैं, बदले जा सकते हैं ना, आप उसको बदल सकते हो, इसमें ये माना जाता है। और अधिकारों और जो आपके लोगों के अधिकार हैं और भलाई को क्या करना सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कानूनों को हम बदल सकते हैं। तो इसमें चरण 5 में क्या कहा गया है कि व्यक्ति यह भी मानता है कि समाज में जो भी रहने वाले लोगों के पास कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो कुछ लोगों के पास अधिकार है जिसका जो राइट्स है उसका सम्मान होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसको समझे तो संवैधानिक नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि कानून अन्यायपूर्ण और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे बदला जाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि समाज के हम कानून का पालन तो करते हैं, परंतु यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो उसमें क्या करते हैं, चेंजिंग भी लाते हैं। तो यह चरण 5 में कहा गया है कि जो सामाजिक कानून बने हुए हैं, जो भी लॉ है, ये नियम है, तो उसको अगर उसमें अगर संशोधन की ज़रूरत पड़ती है हमारे अनुसार या हमारी आवश्यकताओं के अनुसार तो उसमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। फिर है छठा चरण इसमें जो कि लेवल 3 का स्टेज 6 है और लास्ट है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो यह नैतिक सिद्धांत का क्या है, एक अंतिम और सर्वोच्च चरण है। यहाँ तक पहुँचने वाले बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं या बहुत ही कम आदमी देखने को मिलते हैं। इस चरण में जो व्यक्ति है वो अमूर्त मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि कल्पना के माध्यम से समझ सकते हैं कि अमूर्त और सार्वभौमिक जो भी यूनिवर्सल जो मोरल सिद्धांत है, जो भी मोरल थ्योरीज है वह उसके अनुसार कार्य करता है। जैसे न्याय हो गया, समानता हो गया, मानव की गरिमा हो गया, जीवन का सम्मान करना हो गया। तो इस तरह के जो नैतिक सिद्धांत है इसमें उत्पन्न होते हैं। जैसे कि व्यक्ति क्या करता है, स्वयं का विवेक ही उसका क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। वह किसी के कहवावे या बहकावे में नहीं आता है। वह क्या करता है, अपने स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करके अपना खुद का वह गाइडेंस करता है या मार्गदर्शन करता है। और यदि कानून इस सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो व्यक्ति उस कानून का पालन नहीं करता है। तो छठी स्टेज में क्या है, ये और भी कह सकते हैं कि आक्रामक हो सकता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, स्वयं का बुद्धि का प्रयोग करके जिस प्रकार से समस्या रहेगी तो वह स्वयं से उसका समाधान कर सकता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि चाहे कानून कुछ भी कहे, अगर हर इंसान को जीने का अधिकार है और किसी की जान बचाना मेरा नैतिक कर्तव्य है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ये क्या हो गया, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हो गया कि जो मुझे सही लगे या जो सही है इंसान के हित में, तो यदि वह मैं करता हूँ तो कहीं न कहीं यह यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आ जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कोलबर्ग के सिद्धांत का कुछ आलोचना भी हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया कि इसमें कुछ बॉयज़ को ही ज़्यादातर लिया गया था, और इसमें क्या आलोचना आखिर क्या हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। कि सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य है कि जो कोलबर्ग का सिद्धांत है वह पश्चिमी संस्कृतियों पर आधारित है ना, क्योंकि ये जो पश्चिमी मतलब वेस्टर्न मोरल डेवलपमेंट दिया है ना, ये विद्वान जो रहे हैं कोल्सबर्ग वह शिकागो यूएसए के हैं। तो इनका जो सांस्कृतिक जो भी वहाँ के पश्चिमी सांस्कृतिक है वह उसके आधार पे है। मान लीजिए यहाँ की संस्कृति और यहाँ का जो रहन सहन खाने पीने का तरीका वो तो डिफरेंट है। तो आलोचकों का तर्क क्या है कि यह अन्य सांस्कृतिक संस्कृतियों में नैतिक विकास को पूरी तरह से नहीं समझा सकता है। ठीक, पहला यह इस पे आलोचना है। फिर दूसरा क्या है कि लिंग पूर्वाग्रह है, कि इसमें क्या है कि जो कैरोल गिलिगन है,
तो उन्होंने क्या बताया है कि ऐसे बताया है कि कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वह पुरुषों पर अधिक केंद्रित था, क्योंकि इसने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें विशेष करके जो बॉयज़ हैं उनको लिया। अब मान लीजिए जो महिलाओं की नैतिक सोच है और जो पुरुषों की नैतिक सोच है, कहीं न कहीं तो हर सोच में डिफरेंस पाया जाता है या इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो इसके आधार पर जो यह कहते हैं कि सिर्फ़ पुरुषों को जो सोचने का न्याय है और नियमों पर अधिक केंद्रित है ना, इनका क्या मानना है कोलबर्ग क्या मानते हैं कि जो बॉयज़ हैं सिर्फ़ वही नियमों पर अधिक केंद्रित है इनके सिद्धांत में, इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। फिर तीसरा है व्यवहार बनाम तर्क की आलोचकों का कहना है कि नैतिक दुविधा पर लोगों का तर्क हमेशा उनके वास्तविक व्यवहार के अनुरूप नहीं होता है। जैसे कि एक व्यक्ति कुछ कह सकता है लेकिन वास्तविक जीवन में क्या है, वो कुछ और कर सकता है। थोड़ा इस चार्ट से हम लोग जो कोलबर्ग है उनके नैतिक सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 3 लेवल्स दिए हैं। लेवल 1 जो प्री कन्वेंशनल है, लेवल 2 कन्वेंशनल है और उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल है, पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत और उसके बाद उत्तर परंपरागत। तो प्री कन्वेंशनल में क्या है, इन्होंने क्या 2 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। पहला पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जो दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुखता, यदि हम कुछ अच्छा काम करेंगे, माता पिता की बात मानेंगे तो हमें उनके आगे का पालन करेंगे तो हमें दंड नहीं मिलेगा, यदि नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। इसमें ये मोरल डेवलपमेंट है। फिर दूसरा क्या है कि इसी में इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन की, आप मान लो मेरी मदद कर रहे हो तभी मैं आपकी मदद करूंगा, तो यह स्टेज में दूसरे स्टेज में आ जाता है, कौन से, प्री कन्वेंशनल में। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसका जो कन्वेंशनल है इसमें भी 2 स्टेजेस हैं। तो पहला है इसमें कि गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। तो इसमें क्या है कि इसे मान लीजिए कि आप होमवर्क करोगे तो सबकी नज़र में या घर में बहुत ही अच्छे कहलाओगे, अगर नहीं करोगे तो अच्छे नहीं कहलाओगे। तो गुड बॉय और गुड गर्ल का यहाँ पे ओरिएंटेशन है। और इसी में अब आ, तीसरा स्टेज है ना, मतलब ये लेवल 1 है, लेवल 2 और लेवल 3, और इसका 1 स्टेज, ये 2 स्टेज, फिर इसका 3 स्टेज, ये 4, ये 5, ये 6। तो अब इसमें चौथा क्या है, लॉ एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, कि मान लीजिए जो भी समाज में कानून बने हैं उसका हमें पालन करना है, सीधी सी बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो कानून है उसका पालन करना है। यहाँ तक हमारा नैतिक तर्क ये रहता है, मतलब ये 10 से 14 वर्ष के जो व्यक्ति है उनमें देखा जाता है। फिर पोस्ट कन्वेंशनल क्या है, या उत्तर परंपरागत है। अब इससे ज़्यादा अधिक जो तार्किक शक्ति है इसमें आ जाता है। तो इसमें क्या है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन की, अब इसमें अपना क्या है, जो हमारा व्यक्तिगत अधिकार है उसकी बात यहाँ आ जाती है। मान लीजिए कि समाज में कोई कानून बना हुआ है, बट वह कानून क्या है, कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और अपने अधिकारों की मांग करूँगा। और इसी में जो लास्ट स्टेज है, स्टेज नंबर 6 लेवल 3 का, यह यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है उस पे काम करता है, कि सार्वभौमिक सत्य उस पे काम करता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, स्वयं का विवेक का प्रयोग करके, स्वयं के मस्तिष्क का प्रयोग करके वह जो है निर्णय लेता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें बहुत बड़े-बड़े जो व्यक्ति हैं वह लोग, मतलब समाज को नहीं देखते, किसी को नहीं देखते, जो सही लगता है वही करते हैं। जैसे इसमें हम लोग भगत सिंह जी को ले सकते हैं कि उनको जो सही लगा उन्होंने वह किया। तो इसमें क्या है, जो उस नैतिक का प्रयोग है वो बहुत ही सार्वभौमिक तरीके से होता है ना, जैसे कि इसमें गांधी जी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, या स्वतंत्रता सेनानी है, तो इस तरह के विचारक इसमें आते हैं ना, कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल के हिसाब से छूट है, यदि कुछ गलत है तो क्या करेंगे, अपनी हम जान दे देंगे, लेकिन जो सही चीज़ है उसको हम लोग ज़रूर लाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कहीं डाउट है ज़रूर पूछें, मैं अच्छे से समझाऊंगा, और आपको सजेशन देना तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।